नमस्ते सर। एक निजी प्रश्न आपके साथ साझा करना चाहता हूँ, पूछना चाहता हूँ। कुछ दिन से काफ़ी परेशान हूँ। मेरे एक रिश्तेदार हैं, उनसे मेरी बातचीत हो रही थी। तो ऐसा ही हाल चाल में उन्होंने बताया कि उनके ऊपर काफ़ी कर्ज़ है इस समय, बूढ़े भी हो चुके हैं। और ये बातचीत ऐसे चालू हुई कि मैंने उनसे पूछा कि मेरी बहन कैसी हैं, तो वो बोले कि ससुराल में। तो फिर उस बातचीत बढ़ती गई कि मेरी बहन की शादी के लिए कर्ज़ लिया था उन्होंने। तो बात और बढ़ी, फिर और बढ़ी, तो ये बताया उन्होंने कि कर्ज़ का ब्याज लगातार बढ़ता जा रहा है और अब वो बूढ़े भी हो चुके हैं, असमर्थ भी हो चुके हैं, वो चुकाने में सक्षम नहीं है। मुझे भी काफ़ी असहाय लगा कि मैं कैसे उनकी मदद कर सकता हूँ। फिर कुछ आंकड़े मैंने खोले। उन आंकड़ों में मैंने पाया कि करीब 60% जो शादियाँ होती हैं वो लोन लेके की जाती हैं, और जो 20% करीब इंसान अपनी कमाई का शादियों पे लगा देता है। ये क्यों हो रहा है ये? मज़ा आता है और क्या। तुम्हें शादियों में नाचने में मज़ा नहीं आता? हुँ? उत्सव है शादियाँ। भारत में सबसे बड़ा उत्सव विवाह उत्सव होता है कि नहीं? होली, दिवाली, दशहरा, गणतंत्र दिवस, स्वतंत्रता दिवस, कुछ हो, सबसे बड़ा उत्सव कौन सा होता है जीवन का? विवाह उत्सव होता है कि नहीं? हम बड़ी खुशी मनाते हैं, तो इसलिए कर्ज उठाते हैं, खुशी मनाने के लिए। तो कर्ज तो कैसा उत्सव है, सोचिए थोड़ा सा। किसका उत्सव है? जैसे आप बोलते हैं कि स्वतंत्रता दिवस अंग्रेज़ों से राजनैतिक आज़ादी ले लेने का उत्सव है, ठीक? कहते हैं ना। दिवाली को आप बोलते हैं कि श्री राम अयोध्या वापस पहुँचे, इसका उत्सव है। यही है ना। तो वैसे ही विवाह किस बात का उत्सव है? इतना बड़ा उत्सव है हमारा, सबने मनाया है, बताइए तो विवाह किस बात का उत्सव है? हर उत्सव के पीछे कोई आनंदकारी कारण होता है ना, कि बड़े आनंद की बात है, ये बड़ी ऊंची बात है, इस बात का हम उत्सव मना रहे हैं। अभी गणतंत्र दिवस बीता, उसमें हम किस बात का उत्सव मना रहे थे? है ना। आज के दिन क्या हुआ था? संविधान लागू हुआ था। और गणतंत्र का मतलब ये कि जो आपका शीर्ष पदाधिकारी भी होगा, प्रेसिडेंट, वो भी ऐसा नहीं कि किसी परंपरा से आएगा। वो भी जनता द्वारा निर्धारित होगा। कितनी बड़ी बात कि प्रधानमंत्री ही नहीं, जो राष्ट्रपति है, सर्वोच्च एकदम, कागज पे कम से कम जो सबसे सर्वोच्च है, वो भी जनता द्वारा ही परोक्ष रूप से चुना जाएगा। तो हम देखो, माने किसी इंसान की हिम्मत नहीं कि हम पर किसी फिजूल कारण से राज कर सके। राजशाही नहीं है ये, मोनार्की नहीं है ये। तो हम इस ऊंची वजह का उत्सव मनाते हैं। हमारे पास कुछ होता है उत्सव मनाने को, तुम उत्सव मनाते हैं। अब विवाह में किस बात का उत्सव मनाते हैं? अरे सब मनाते हैं। आज मेरे, तो बता भी दो। कसम है तुम्हें उस घोड़ी की। बताओ नाचे क्यों थे? घोड़ी आज भी परेशान है।
पटाखे बज रहे हैं, घोड़ी दुखी हो रही है और वहाँ सब टुन्न नाच रहे हैं बेवड़े। क्यों क्यों? लोग माने बस ये है, वो देह का उत्सव है। हम परिभाषित तो कुछ करते नहीं, हम बस यूं ही सम्मिलित हो जाते हैं बिना परिभाषित किए। जानते हो सुकरात को जहर पिलाई क्यों गया था? उन्होंने खुद भी सीख लिया था और अपने सब जो चेले चपाटे थे उनको बोल दिया था, कोई कुछ भी कर रहा हो ना, परिभाषा मांगना, परिभाषा मांग लेना। और परिभाषा तब तक आप नहीं दे सकते जब तक आप में बड़ी आंतरिक स्पष्टता, क्लैरिटी ना हो। वो हम में होती नहीं। तो जैसे कोई बोल देता है फलानी चीज माने क्या, परिभाषित करो, तो सिट्टी पिट्टी गुम। तो सुकरात ने कहा था क्लैरिटी सबसे पहले वो चीज आती है। बहुत सारी बातें बोली थी, इसमें से एक ये थी। अभी हम विवाह को परिभाषित कर रहे थे इसलिए याद आ गया। तो एक बार सुकरात के सब चेले वगैरह थे, पता नहीं प्लेटो उनमें थे कि नहीं, पर जो भी थे वो गए। तो वहाँ से एक जज आ रहा कोर्ट से निकल के, उसने अभी अभी किसी को मृत्युदंड दिया है, ठीक है, क्या बोल के कि हत्यारा है इसलिए मृत्युदंड। तो उन्होंने उसको धर लिया, बोले आइए आइए बैठिए, आपसे दो चार बातें करेंगे। बोले अच्छा हाँ बताइए। बोले कि ये आप अभी क्या करके आए हैं? बोले मैं उनको फांसी की सज़ा दे के आया हूँ। बोले अच्छा क्यों दे के आए हैं? बोले हत्यारा था। बोले हत्यारा माने क्या? हत्यारा माने क्या? तो बोले कि हत्यारा माने जो किसी की हत्या करे। क्या तुम नासमझ लड़के लोग हो यार, इतनी सी बात नहीं जानते? हत्यारा माने किसी की हत्या करे। अच्छा अच्छा। बोले सब जो सैनिक हमारे हैं, महावीर शूरवीर, जिन्होंने तमाम राजाओं को हरा रखा है, अभी ईरान वाले को हराया था, तो फिर तो ये भी हत्यारे हुए क्योंकि हत्या तो ये भी करते हैं। बोले नहीं 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 नहीं, ऐसे नहीं ऐसे नहीं। जो किसी बेगुनाह की हत्या कर दे उसको कहते हैं कि वो हत्यारा है। तो बोलते अच्छा अच्छा, तो अब बेगुनाह की परिभाषा दीजिएगा। तो हमने फिर बेगुनाह की कुछ परिभाषा दी। तो मतलब बोलते अच्छा अच्छा ऐसे वैसे परिभाषा देते 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 अंततः ये आ गया कि देखो हत्या तो हत्या होती है, कोई किसी को भी मारे तो हत्यारा है। तो वो शिष्यों ने कहा तो फिर अभी अभी आप भी तो मृत्युदंड दे के आ रहे। तो अगर हत्या के लिए मृत्युदंड है तो आपको भी। अब वो उठ के भागा, बहुत जोर से गालियां वालियां देता हुआ, बोलता है तुमको तुम्हारे गुरु सबको देख लूंगा। ये तुम जो सब बात बात पे परिभाषाएं लाते हो ना, उसने देख भी लिया। ये जो चेलों ने जा करके पूरे नगर में उपद्रव मचाया कि जो मिलता था उसी को पकड़ के परिभाषाएं पूछने लग जाते थे। और सुकरात ने उनको सबको एक नियम दे दिया था जिंदगी में, सर नहीं झुकाना है, सर नहीं झुकाना है। बोले जो साफ साफ परिभाषाएं ना दे पाए तुम परिभाषा मांगो, बोलो जो तू कर रहा है इसका मतलब बता, और जो ना बता पाए उसके सामने सर मत झुकाना। तो सुकरात तो इतना ही बोल रहे थे भाई कि अज्ञान अच्छी चीज नहीं है, ज्ञान सबसे ऊंची चीज है। चेलों ने अति कर दी, वो जो मंत्री थे उनके सामने से निकल जाएं, बड़े बड़े जो वहाँ के सत्ताधारी हैं उनके सामने से सर नहीं झुका रहे, ऐसे झुकाना छोड़ दो वो और ऐसे करें। तो नतीजा ये निकला कि फिर सुकरात को वही जहर, और जो आरोप लगे थे उनमें एक बड़ा आरोप यही था कि आपने देश भर के सब जवान लोगों में न जाने कौन से ख्याल भर दिए हैं। ये अब किसी की बात ही नहीं सुनते, ये तो परिभाषाएं मांगते हैं, परिभाषाएं हम दे नहीं पाते, तो फिर ये हमें कोई सम्मान ही नहीं देते, सर नहीं झुकाते, नमस्कार नहीं करते। तो परिभाषा, विवाह की परिभाषा क्या निकली? क्या परिभाषा निकली? हाँ, ये उत्सव है देह का। ठीक इसीलिए इसमें बहुत जरूरी होता है कि एक नारी और एक नर देह होनी चाहिए।
अगर ये देह का उत्सव नहीं होता तो ऐसा तो नहीं होता कि नर नारी वाली व्यवस्था होती। पर विवाह का मतलब ये नर नारी मिलेंगे। आजकल के आधुनिक कुछ अपवाद हैं, उनको हटाइए अलग, पर विवाह का मतलब ही यही है, नर और नारी, यही है ना। तो ये इस बात का उत्सव है। विवाह हमारे भीतर की पशुता का उत्सव है। हम जानवर हैं, हम वही काम करने जा रहे हैं दुनिया का हर जानवर करता है। मेल मेट्स फीमेल, हम वही करने जा रहे हैं और हम इस बात पे बहुत खुश हैं कि हम बहुत बड़े जानवर हैं। ये विवाह उत्सव है, बस ये। तो आप कहेंगे फिर तो जंगल में क्यों नहीं उत्सव ये मनाया जाता? क्योंकि जंगल में इतनी ईमानदारी है कि वो कहें कि ये कोई बड़ी बात नहीं है, तो एक साधारण प्राकृतिक घटना है, चलती रहती है, नर और मादा का मिलन होता रहता है, इसमें बड़ी बात क्या है। पर हम पशु तो हैं, लेकिन हम बड़े पाखंडी पशु हैं। तो हम क्या करना चाहते हैं कि हम काम पशुता के करते हैं, पर उनको सम्मान का जामा पहनाना चाहते हैं। तो विवाह में हो तो यही रहा है कि नर और मादा मिल रहे हैं अब, और शारीरिक अब इनका संसर्ग होगा, वही उसकी परिभाषा है। कानून भी कहता है कि अगर नर और मादा शादी के बाद 6 महीने तक शारीरिक रूप से न मिलें तो वो शादी अवैध, वो शादी हुई ही नहीं। लेकिन हमको सम्मान का पाखंड भी रखना है, तो हम फिर उसमें 3 पक्षों को शामिल करते हैं, ताकि ये लगे कि ये हमने कोई पशुओं वाला काम नहीं किया है, ये हमने थोड़ा उच्च स्तर का काम करा है। कौन से 3 पक्षों को शामिल करते हैं? धर्म, समाज और कानून। धर्म का प्रतिनिधि बनकर कौन बैठता है? समाज का प्रतिनिधि बनकर कौन होते हैं? सब रिश्तेदार बाराती। और कानून का प्रतिनिधि कौन बनता है? रजिस्ट्रार ऑफ मैरिजेस, जहां आप जा करके शादी की रजिस्ट्री कराते हैं। तो ये 3 को आप बैठा लेते हैं ताकि लगे कि ये जानवरों वाला काम नहीं है, पर वास्तव में काम वो जानवरों वाला ही है। और चूंकि हम ऐसे लोग हैं जिनकी चेतना देह से आच्छादित है, हम बॉडी आइडेंटिफाइड लोग हैं, इसलिए हमारी जिंदगी में बड़े से बड़ा उत्सव विवाह उत्सव है। विज्ञान दिवस भी आता है, ज्ञान दिवस भी आता है, पर्यावरण दिवस भी आता है, जन्माष्टमी भी आती है। आप जितनी ऊंची से ऊंची बातें सोच सकते हैं, सबके दिवस आते हैं। साक्षरता दिवस भी आता है। और बताइए कौन कौन से अच्छे दिवस आते हैं? बोलिए ना। शहीद दिवस भी आता है, शिक्षक दिवस भी आता है, और योग दिवस भी आता है, युवा दिवस भी आता है, हिंदी दिवस भी आता है, और बाल दिवस भी आता है, और पर्यावरण दिवस हमने कहा ही, और मानवाधिकार दिवस आता है, और इंजीनियर्स डे आता है, और महिला दिवस आता है, और अधिवक्ता दिवस। इतने दिवस आते हैं, पर हमें इन सब दिवसों से कहीं 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 ज्यादा ऊंचा लगता है विवाह दिवस। और आप कोई दिवस भूल जाइए, अपनी श्रीमती जी के सामने एनिवर्सरी भूल के दिखाइए, कोई दिवस और भूल जाइए, चले। सबसे ऊंचा दिवस तो एक ही है ना, विवाह दिवस, क्योंकि उसमें हमारी सच्चाई प्रकट होकर नंगी नाची थी। 2 शरीरों का मिलन होने जा रहा है, और हम हैं तो शरीर ही। तो विवाह है देहाभिमानी चेतना का उत्सव। क्या है? देहाभिमानी चेतना का उत्सव। इसलिए पूरा भारत कर्जा लेके भी सही, लेकिन आज मेरे यार की शादी है। क्योंकि और तुम पैदा किस लिए हुए हो? तुम देह के मजे मारने के लिए तो पैदा हुए हो, और देह के मजों में बड़े से बड़ा मजा सेक्स का है। तो अब देखो, सेक्स वाला कार्यक्रम शुरू होने जा रहा है। आहा हा, आनंद ही आनंद। और बिल्कुल एकदम प्रदर्शनी की तरह लगा करके वहां मंच पे बैठा दिया, देखो वो है, दैट मेल दैट फीमेल, यू सी दैट टू। ऐसे ही बातें होती हैं। और आप जब वहां मंच पे चढ़ जाते हो तो क्या सोचते हो? नीचे वाले कह रहे हैं वो जो वहां बैठे हुए हैं वो बड़े विद्वान पुरुष हैं, और वो जो बगल में बैठी हुई हैं लाल कपड़ों में बिल्कुल एकदम फुलझड़ी समान, वो एकदम चैतन्य महिला हैं। ऐसे ऐसे आपके बारे में बात हो रही होती है।
आपको देख के ही पता चल रहा होता है कि वहां आपकी नुमाइश क्यों लगाई गई है, पर आपको नुमाइश लगवानी है, जरा सी भी डिग्निटी, गरिमा नहीं रखनी है। और 15-20 लोफड़ यार होते हैं, वो आएंगे, वो मंच पे चढ़ेंगे, वो नौटंकियां कर रहे हैं, वो सब परिभाषा नहीं पता ना कि करने क्या जा रहे हो, जानते ही नहीं क्या कर रहे हो। किसानों की मौतें होती हैं, हम किसानों की आत्महत्या की बात करते हैं, ये बात अभी मुश्किल 3-4 दिन हुए होंगे, कॉलेज के छात्रों से बात हो रही थी, उसमें बोला था। किसानों की आत्महत्या में इस बात का तो चलिए योगदान रहता ही है कि उन्होंने भारी ब्याज पर कर्ज वगैरह उठा लिया। माइक्रो फाइनेंसिंग देहाती इलाकों में अभी तक भी उपलब्ध नहीं रहती है। माइक्रो फाइनेंसिंग माने छोटे कर्जे, छोटे कर्जे, वो भी आमतौर पे बिना किसी कोलेटरल वगैरह के। तो जैसे मदर इंडिया में देखा था ना गांव का सुक्खी लाला, तो उस तरीके के सुक्खी लाले अभी भी होते हैं गांव में। तो जो बैंक्स अभी तक माइक्रो फाइनेंसिंग नहीं कर पाए हैं तो सुक्खी लाले करते हैं, और वो देते हैं महीने की दर पर। ठीक है, महीने की दर पर दो तो बहुत ज़्यादा लगता नहीं है, पर महीने की दर आपने मान लीजिए 1.25% की भी रख दी या 1.5% की रख दी, तो सोचिए कि वो कंपाउंड होकर के साल में कितने की हो जाएगी। साल में 18 की होगी कंपाउंडिंग के बाद। वो बढ़ बढ़ के 40-45% की हो जाती है बाबा, इतनी बढ़ जाती है। अब वो सीधा साधा आदमी, प्रेमचंद की एक कहानी है, वो आपने पढ़ी होगी, जिसमें वो एक पंडित जी होते हैं, उस पंडित जी से उसने 2 मुट्ठी अनाज लिया होता है बस, और उसके कारण उसको जो है फिर वो मर जाता है, तब भी नहीं पूरा होता, फिर उसका जो बेटा होता है वो भी बंधुआ मजदूर बन जाता है। कौन सी कहानी का नाम क्या है? हाँ जी, यही है क्या? 2 मुट्ठी अनाज, यही नाम है क्या? यही है। तो ऐसे चलता है। पंडित जी ने क्या किया कि 5-7 साल बताया ही नहीं कि इतना मैं अभी कर्जा मान रहा हूं। उसने क्या करा था कि उसने लिया था, उसको लगा मैंने अनौपचारिक रूप से ले लिया है, साथ में पंडित जी जब दक्षिणा मांगने आए तो थोड़ा ज़्यादा लौटा दिया, उसने कहा अनौपचारिक रूप से मैंने पटा भी दिया। लेकिन पंडित जी हिसाब रख के बैठ गए थे और बोले कि नहीं दोगे तो बेटा तुम नरक में जाओगे, नरक में तो सब पंडित लोग ही हैं, ब्राह्मण हमारे, तो वो तुमको छोड़ेंगे नहीं। तो डर गया। तो ये जो किसान होते हैं, ये इन सब उत्सवों के लिए भी बहुत सारा कर्जा उठाते हैं। वो सिर्फ बीज के लिए या पेस्टिसाइड या फर्टिलाइज़र भर के लिए नहीं कर्जा उठा के फंसते, वो ऐसे भी उठाते हैं। कोई मर गया है, उसकी 13वीं करनी है, और नहीं करेंगे 13वीं तो अंधविश्वास है कि वो पितरों की आत्मा नरक में फड़फड़ाएगी। तो बहुत सारा पैसा लेकर के फिर सबको खाना खिलाएगा और इस तरह की चीज़ें करेगा और दान दक्षिणा करेगा। और अगर लड़की है, और लड़की तो होती है, बहुत सारी लड़कियां होती हैं, तो उनकी शादी करनी है, और शादी करनी है तो उनको दहेज भी देना है, और दहेज देने के लिए बाप कर्जा उठाएगा, कर्जा पटा नहीं पाएगा तो फिर आत्महत्या करेगा। लेकिन ये बात हम करते नहीं, क्योंकि हमारी संस्कृति के खिलाफ जाती हैं। और आजकल जो सांस्कृतिक प्रोजेक्ट है वो इतना सफल हो गया है अब कि भारत अब संस्कृति के ही रंग में रंग चुका है बिल्कुल। दहेज वगैरह क्या है, विवाह में अनाप शनाप जो खर्चा है, ये कितनी बड़ी कुप्रथा है, इसकी अब बात कोई करता भी नहीं है, ये सब अब स्वीकार्य है। तो जो पूरी अर्थव्यवस्था है उसमें ही एक तरह का डिस्टॉर्शन आ जाता है, क्योंकि ये जो वेडिंग पे एक्सपेंडिचर हो रहा है, ये असल में एक नॉन वैल्यू एडिंग एक्सपेंडिचर है। पहली बात तो ये इन्वेस्टमेंट नहीं है, और एक्सपेंडिचर में भी ये जीरो वैल्यू एडिशन का एक्सपेंडिचर है। आप खर्चा तो कर देते हो, पर इससे कोई वैल्यू एडिशन नहीं होता। वैल्यू एडिशन कब माना जाता है? जब आपने जो खर्चा करा उससे आपकी खर्चा करने की क्षमता में वृद्धि हुई हो, माने आपकी कमाने की क्षमता में वृद्धि हुई हो। जब आप कोई ऐसा खर्चा करते हो, उदाहरण के लिए मैं खाने पे खर्चा करूं, तो उससे क्या होगा? तो जब एनर्जी आएगी तो मैं क्या कर पाऊंगा? मैं और कमा पाऊंगा। तो ये एक अच्छा एक्सपेंस है।
वैसे इन्वेस्टमेंट्स होते हैं जिन पे रिटर्न आता है। जो सबसे घटिया किस्म का खर्चा हो सकता है वो है जो शादी ब्याह पे किया जाता है। वो इन्वेस्टमेंट तो नहीं ही है, इवन एज एन एक्सपेंस वो जीरो रिटर्न्स का है, और उसकी वजह से बहुत सारी वेस्टफुल इंडस्ट्रीज खड़ी हो गई हैं, जैसे बैंकेट हॉल्स, जैसे कॉस्मेटिक्स, जैसे जेम्स एंड ज्वेलरी। इतना ही नहीं, जो एग्जिस्टिंग इंडस्ट्रीज हैं उनका भी डिस्टॉर्शन हो गया है। आप इन दिनों में किसी ऑटो मेकर के शोरूम में चले जाइए और आप पूछेंगे अच्छा ये गाड़ी है, मान लीजिए आप टाटा के में चले जाएं, जो ज़्यादा देसी वाले हैं उनमें, टाटा, मारुति, हुंडई, इनमें जाके पूछिएगा। आप पूछें कुछ भी कि वहाँ कोई गाड़ी खड़ी है, वो सेल्समैन सबसे पहले जो आपको पूछेगा ये मैरिज केस है क्या, मैरिज केस है क्या, माने दहेज में देनी है क्या। उनको भी पता है कि गाड़ियां ली ही जा रही हैं दहेज में देने के लिए। तो कौन सा व्हीकल प्रोड्यूस होगा, किस भाव बिकेगा, उसकी फाइनेंसिंग किस तरह होगी, उसको भी ये विवाह व्यवस्था ने डिस्टॉर्ट कर रखा है। अच्छे अच्छे होटल्स बैंकेट हॉल में तब्दील हो गए हैं। मैं जहां जाकर बैठा करता हूं जेपी में, वहां पिछले 2 महीने से हालत खराब है मेरी। मैं कोने ढूंढा करता हूं बैठने के लिए कि यहीं बैठूंगा, यहां पे अपनी चाय मंगा लेता हूं, अपना किताब खोल लिखा, और रोज वहां धम धमाका धम धमाका धम धमाका। वहां जानते हैं वो सब मुझे, तो देखते हैं कि डिस्टर्ब हो रहा हूं तो खुद ही आके बताते हैं, बोलते हैं सबसे ज्यादा आमदनी तो हमारी इन्हीं शादियों से होती है, हम इन्हें मना कैसे करें सर। बोले ये जो रेस्टोरेंट हैं इनसे कोई आमदनी नहीं, जो रूम्स भी जाते हैं उनके टैरिफ से भी इतना कुछ नहीं, लेकिन जिस दिन शादी होती है उस दिन पूरा का पूरा रिजॉर्ट उठ जाता है, एक एक रूम बुक हो जाता है। क्योंकि मूर्खों ने सारा पैसा बचा के ही रखा होता है कि एक दिन शादी के वो 2-3 दिन में जाकर के होटल वालों को दे आएंगे। तो होटल वाले कैसे मना कर दे लेने से, बोले हम नहीं लेंगे तो बगल का होटल ले लेगा, कोई तो ले ही लेगा, उससे अच्छा फिर हम ही ले लेते हैं। जब मूर्ख लोग खर्च करने को तैयार बैठे हैं तो हम लेने से कैसे इनकार कर दें। और ये मेरे साथ व्यक्तिगत तौर पे अब हो रही है, मतलब मुझे इसमें निजी रंजिश होती जा रही है। मैं गोवा गया, वहां पर यही था, वहां वो धमधमा के शादी चल रही है और गाने उसमें चल रहे हैं उत्तर भारत के 90 के दशक के। मैं गोवा इसलिए आया था, तुम कुमार सानू गाने सुना रहे हो मुझे यहां पे। और ये बड़ी विचित्र बात है, इनमें गाने सब 90 के दशक के ही क्यों चलते हैं, मतलब समझ रहे हो ना, दिल से हम वही हैं। जिन लोगों के विचार अभी भी खुल नहीं पाए, जिनका मन अभी भी संकुचित है, जो आधुनिकता से अभी भी दूर है, इसीलिए गाने भी वही चलाने हैं। एक फिल्म आई थी साजन 1991-92 में, हो नहीं सकता कि शादी हो रही और उसे गाने ना चलें। कोई वजह तो होगी ना, मुझे तो हर चीज में कोई मनोवैज्ञानिक कारण नजर आता है, मैं ढूंढने की कोशिश करता हूं कि इसका कारण क्या है। उस दिन बस इतना होता है कि हमारी गवरई सूट धारण कर लेती है, हर गंवार आदमी उस दिन सूट पहन के घूम रहा होता है। मैंने 17 दिन हो गए, मेरे कुछ पुराने ये हैं ब्लेजर्स, वो एक को दिए थे कि इसको ठीक कर दे, थोड़े छोटे कराने हैं, अभी कुछ कम हुआ होगा वजन। वो आमतौर पे 3 दिन में कर देता है। 5 तारीख को दिए थे, आज क्या तारीख है, वो दे नहीं रहा। और कल शुभंकर को बोलता है कि वो वापस ले जाइए। इतना सैलाब आ गया है शादियों के लिए कोट पैंट का कि मैं इन पे क्या, ये तो इन्होंने तो बस ऑल्ट्रेशन के लिए दिया है, इसमें पैसा नहीं है इतना। उसकी लड़ाई हो गई, बोला वापस भी ले जाऊंगा और 10,000 मुआवजा वसूलूंगा तुझसे। अब शायद आज देगा, पता नहीं। सबको यही
तुम किस बात का उत्सव मना रहे हो? तुम्हें पता भी है कि तुम क्यों नाच रहे हो, गा रहे हो? तुम्हें कुछ भी पता है? वो जो घोड़ी है जिस पे वो चढ़ा हुआ है दूल्हा, वो एक प्रतीक है। तुमने कभी गौर किया कि वो घोड़ी पर ही क्यों चढ़ता है? व्हाट डज इट मीन टू राइड दैट फीमेल? और ये कितनी अश्लील बात है। तुमने कभी सोचना चाहा कि ये सिंबल किस चीज का है? लेकिन नहीं। अब तो ये है कि लड़की का भाई भी जाकर के घोड़ी के सामने नाच रहा है। वो जो घोड़ी है ना, वो तेरी बहन है। और घोड़ा बन के ऊपर चढ़ा हुआ है वो। इतनी अश्लील चीज, और उसका उत्सव मन रहा है, क्योंकि ये तो है ही देहोत्सव। विवाह नहीं कहना चाहिए, क्या कहना चाहिए? देहोत्सव या पशुवोत्सव। पशुओं का उत्सव है। और ये इतना पैसा खर्च होता है जिसके लिए कर्ज की बात कर रहे हो। हर बंदा अपना नफा नुकसान तो देखता ही है ना। तो लड़की का बाप भी देखता है। जब लड़की के बाप को पता है कि वेडिंग में इतना खर्च करना है, तो वो पैसा वो लड़की से काट काट के जमा करता है। वो पैसा लड़की की परवरिश पर भी खर्च हो सकता था, पर लड़की की परवरिश पर वो नहीं खर्च करे। वो कहेगा देना तो है ही, दहेज में देना है और विवाह में खर्च होना है, कुल मिलाकर कम से कम 1.5-2 करोड़ का तो मामला है ही। तो अभी काहे को खर्च करूं? कितने ही आपको ऐसे घर मिल जाएंगे जहां लड़के को पढ़ने के लिए दूर भेज दिया जाएगा। महंगा इंजीनियरिंग कॉलेज होगा, महंगा मेडिकल कॉलेज होगा, उसमें भेज दिया जाएगा। लड़कियों को कहा जाएगा तू यहाँ लोकल ही कहीं किसी कॉलेज में कुछ कर ले, क्योंकि तुझे बाहर भेजेंगे तो उस पर भी 10-20 लाख का खर्चा आएगा। वो खर्चा मुझे बचाना है भाई। तू तो बाहर जाएगी, पराया धन है। तुझ पे अभी से खर्च करूंगा तो दहेज कैसे दूंगा, और शादी इतनी लंबी कैसे निपटाऊंगा? वो जो इकोनॉमिक्स ही थी वो कल्चर बन गई। फिर इसीलिए हो गया कि महान भारतीय नारी तो वो है जो सबको खिलाने के बाद अंत में बच जाए तो कुछ खाती है। ये आप देख पा रहे हो, इस संस्कृति की जो रूट्स हैं वो इकोनॉमिक्स में है। और वो जो इकोनॉमिक्स है वो हमारी पशुता से आ रही है। लड़की माने वो जिस पर नेट आउटफ्लो होना है, और बहुत सारा आउटफ्लो होना है। ये किसी काम तो आनी नहीं है और बहुत सारे पैसे लेके चली जाएगी। यहां तक कि इसको रवाना करने में भी बहुत सारे पैसे लगते हैं। जब जाएगी तो लेके तो जाएगी, वो अलग बात। रवाना करने के लिए भी इतना बड़ा आयोजन करना पड़ता है, तब ये टरती है। धूमधाम से बिल्कुल शादी करो तब जा करके ये रवाना होती है, नहीं तो रवाना भी ना हो। तो काहे को लड़की पे खर्च करो, क्यों उसकी शिक्षा पे खर्च करो? और शिक्षा तो बहुत एकदम न्यूनतम बात होती है। मैं टेनिस पर वापस आता हूं। आपको अगर टेनिस वाकई सीखना है, अपने बच्चे को सिखाना है, ये कई लाख रुपए का निवेश है। कई लाख रुपए। कम से कम 8 से 10 साल लगेंगे उसे ठीक ठाक खिलाड़ी बनने में। और अगर उसका खेलने में मजा आने लग गया तो वैसे भी वो 8-10 साल फिर खेलता ही जाएगा। रैकेट रैकेट पर ही आपका, अगर आप 10 साल अपने बच्चे को सिखा रहे हो टेनिस, रैकेट रैकेट में ही आपका लगभग 1 लाख का खर्चा आ जाएगा। वो 3,000 के रैकेट से शुरू करेगा और 20,000 के रैकेट तक जाएगा, और रैकेट 1-2 साल 3 साल में बदलेगा। फिर गेंदें, गेंदों पे खर्चा हो तो महंगी आती हैं गेंदें। आप अपनी बेटी को क्यों टेनिस प्लेयर बनाना चाहोगे? वो सारा खर्चा तो आप करोगे बैंकेट हॉल में, टेनिस कोर्ट पे क्यों करो? होगी पापा की परी,
पापा कहते हैं परी तुझे बनाऊंगा वो एक दिन, उससे पहले पड़ी रहे। कोचिंग वाली चीज है, आपको आज प्रवेश मिलना मुश्किल हो जाए अगर आपने अच्छी कोचिंग नहीं ली है। कोचिंग भी अपने आप में एक बड़ा डिस्टॉर्शन है, लेकिन उसके कारण ये तो हो ही गया है कि एक ले रहा है कोचिंग और एक नहीं ले रहा है कोचिंग, तो जो ले रहा है कोचिंग उसको एडवांटेज मिलती है और बहुत महंगी आती है। आप अपनी बिटिया को या तो कराओगे नहीं कोचिंग, या कराओगे तो सस्ती वाली कराओगे, या महंगी वाली कराओगे तो 6 महीने की कराओगे। फिर हम कहते हैं कि लड़कियां एंट्रेंस वगैरह क्यों नहीं क्लियर कर पाती, क्योंकि भाई हर चीज एक इकोनॉमिक इन्वेस्टमेंट मांगती है, और लड़कियों पे जो इन्वेस्टमेंट होना चाहिए वो होता है वेडिंग के दिन, और कहीं नहीं होता, और भारी इन्वेस्टमेंट होता है। कितने का आता है वो जो पहनती हैं, और वेस्टफुल है ना, वो एक दिन पहनने पे कितने का आता है वो 30-40 हज़ार का एक दिन पहनने के लिए। वो 30-40 हज़ार में उस लड़की को आप और न जाने कुछ दे सकते थे, कहीं एडमिशन करा देते, कोई चीज़ खरीद के देते, कुछ और अच्छी किताबों का एक सेट दे सकते थे, पता नहीं क्या दे सकते थे, उसका बचपन संवार सकते थे आप। उसकी जगह आप उसको वो बेकार की चीज़, वो चोला चोली पहना रहे हो, क्या कर रहे हो। और गहने, सिर्फ जो ब्राइडल मेकअप ही होता है वो 50,000 का, 1 लाख का तो ब्राइडल मेकअप ही होता है। वो 1 लाख उसके किसी और काम नहीं आ जाता। ये माइक्रो और मैक्रो दोनों लेवल पर इकोनॉमिक डिस्टॉर्शन है। कोई अर्थव्यवस्था तभी आगे बढ़ती है जब उसके संसाधनों का उपयोग सही दिशा में करा जाता है। अगर देश के जितने बाप हैं वो अपने संसाधन का उपयोग कर रहे हैं दहेज और देहोत्सव के लिए, तो ये एक मेजर इकोनॉमिक डिस्टॉर्शन है। इससे पूरी अर्थव्यवस्था पीड़ित रहेगी। और आगे इसको आप बढ़ाओगे तो आप समझ ही रहे होगे, फिर इसमें आप जोड़ लो भ्रूण हत्या भी जोड़ लो। जब इस पे इतना खर्चा होना ही है तो इसे पैदा ही क्यों होने दो, कर्जा ले लेके इस पे खर्च करना पड़ेगा, इसे पैदा ही क्यों होने दो, मार दो पैदा होने से पहले। बोझ है, पैदा होती है, परेशान करती है। जब तक हमारी संस्कृति में ये देहोत्सव एक बड़ी चीज रहेगी, समझ लीजिए एक पशुओं का समाज है। मैं छोटा था, मैं डर जाया करता था ये इतना देख करके। और वो जो यूनिफॉर्मधारी चलते थे भारी भारी बैंड बजाते हुए, मुझे पता नहीं था ये सब क्या है, पर मुझे इतना समझ में आता था कि कुछ बहुत भयानक हो रहा है, और मैं डर जाता था। ये क्या कर रहे, क्यों कर रहे हैं। फिर कोई रो रहा है, कोई नाच रहा है, ये कुछ, वो बाहर थे, वो लफंगे नाच रहे थे घोड़ी पे सामने, और उसके 2-4 घंटे बाद सब छाती पीट पीट के रोने लग गए विदाई के समय। खेल क्या, माजरा क्या है, तब भी नहीं मुझे समझ में आया, अब भी नहीं समझ में आता। नाम दे देते हो कि ये तो यहाँ आएंगे तो धार्मिक कुछ होगा। कौन से ग्रंथ में लिखा है कि इस तरीके का आडंबर करना होता है, बताओ कहाँ लिखा है कि ये इतना सारा करना, ये कहाँ लिखा है। एक
आंतरिक रूप से विकसित समाज की निशानी होगी कि स्त्री पुरुष संबंध बहुत सहज हो जाएंगे। इस बात का ढोल नहीं पीटा जाएगा कि एक महिला और एक पुरुष साथ आ रहे हैं तो आ रहे हैं, इसमें बड़ी बात क्या है? बड़ी बातें दूसरी होती हैं। जब वो बड़ी बातें हों तब हम मनाएंगे उत्सव। एक आदमी एक औरत निकट आ गए शारीरिक रूप से, इसमें बड़ी बात क्या हो गई? इसमें क्या उत्सव मनाना? उत्सव माने कुछ होना चाहिए भाई, उत्सव जैसा। कृष्ण का जन्म हुआ है, हाँ उत्सव वाली बात है, हम जन्माष्टमी मनाएंगे, बढ़िया ऊंची बात है, हम मनाएंगे जन्माष्टमी। लेकिन एक आदमी एक औरत अब जाकर के ये संभोग करेंगे, इसमें उत्सव मनाने की क्या बात है? छोड़ दो उनको, जाने दो, उनका मामला है, तुम क्यों इसमें नाचे जा रहे हो? उत्सव की बात फिर ये हुआ करेगी कि हाँ लड़की की चित्रकला में रुचि थी और बहुत सुंदर चित्र बनाया है, और बाप कहेगा आज मैं 2 लाख खर्च करके दूंगा, बहुत बढ़िया पार्टी, मेरी बेटी ने इतना बढ़िया चित्र बनाया है, इस पर दूंगा, बुला रहा हूं कम से कम 300 लोगों को, और आज होगी पार्टी। ये हुई पार्टी की बात कुछ। बेटी को मेरे या बेटे को ऊंचाइयों से डर लगता था, घर की छत पे नहीं चढ़ते थे ये, पर आज ये जाकर के एक छोटी सी पहाड़ी थी पास में ही, ये गए और पूरा चोटी तक चढ़ के आए हैं दोनों, या अकेले अपने दम पर। ये हुई उत्सव की बात। इस पर हम करेंगे ना उत्सव। पर ऐसी बातों में हमें ख्याल ही नहीं आता ना कि सेलिब्रेशन इन चीजों का होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। और बताता हूं सेलिब्रेशन किस बात का होना चाहिए। मेरी बेटी ने शादी से मना कर दिया, आज पूरा शहर आमंत्रित है, आओ, क्योंकि ये कोई छोटी बात नहीं है, ये बहुत बड़ी बात है, आज दूंगा पार्टी। इन बातों में हमें ख्याल ही नहीं आता कि सेलिब्रेट दीज थिंग्स, क्योंकि हम चेतना के जीव नहीं हैं, हम देह के जीव हैं। तो देह संबंधी कुछ हो जाता है तो हम बौरा जाते हैं, एकदम नाचने लग जाते हैं, और चेतना के जगत में जो चीजें होती हैं उनको हम सम्मान ही नहीं दे पाते। एक नई जिंदगी जीना सीखिए। सवाल पूछिए अपने लिए और नई धाराएं तैयार करिए। नुन्नू के मम्मी डैडी आज नुन्नू को डोसा खिलाने ले गए हैं। क्यों? क्योंकि उसको डॉगी से बहुत डर लगता था, लेकिन आज डॉगी भौंकता रहा और नुन्नू डरा नहीं, खड़ा रहा। डर रहा था, कांपता रहा लेकिन हटा नहीं। ये हुई ना सेलिब्रेशन की बात। बर्थडे थोड़ी सेलिब्रेशन की बात है। आज वो अपने सामने खड़े एक जानवर से डरा नहीं, होगा इस बात पे सेलिब्रेशन होगा, हम इस बात की पार्टी देंगे। बर्थडे की पार्टी दे रहे हो बिना बात का, बर्थडे पार्टी दे दी, वो सर खुजा रहा है बर्थडे बिना बात। पहले से ही पता है कि आ रहा है, मान लो कोई दिन है 8 अक्टूबर को होती है हर बार, इस बार भी हो जाएगी पनौती, क्या रखा है। उत्सव तो हमेशा अप्रत्याशित होना चाहिए ना, स्वतः स्फूर्त स्पॉन्टेनियस होना चाहिए। कुछ हुआ, कोई असली चीज हुई, उसको हमने सेलिब्रेट किया। भाई आज कुछ हुआ है जबरदस्त, आज रात पार्टी है, या अभी है, जो हो गया वही पार्टी है। इन चीजों पे पार्टियां करेंगे। बंधी बंधाई चीज की एक दिन आएगा, उस दिन पार्टी कर लेंगे। बहुत दिनों से सोच रहे थे वजन कम करना है, आज नापा है, पाया 4 किलो कर ही लिया। आज होगी पार्टी जिसमें 4 किलो
पर आशय समझ रहे हैं ना, बात समझ में आ रही है। अध्यात्म तो है ही इसीलिए कि दिन रात उत्सव मने, दिन रात उत्सव हो, पर उत्सव के पीछे कोई वाजिब कारण होना चाहिए। ये कोई कारण नहीं है कि आदमी औरत अब एक इकट्ठे रहेंगे तो इसलिए धूम धड़ाका, ये कोई कारण नहीं है, बेकार की बात। और वो भी आदमी औरत कैसे इकट्ठे रहेंगे? पहले उनकी जात चेक की गई, फिर कुंडली मिलाई गई, फिर दहेज मिलाया गया, फिर 100 और चीजें मिलाई गई। ये कोई उत्सव की बात है? ये तो शर्म की और विषाद की बात है। इसमें क्या उत्सव करना है? तो कैलेंडर से बंध के नहीं चलिए। नए रास्ते तोड़िए। ढर्रे परंपराएं परिपाटी, इनसे ऐसे बंधे हैं, ये गुलामी हो गई ना। अपने उत्सव खुद निर्धारित करिए, और दुनिया को हैरत होती हो तो हो। आज एक दिन था जिस दिन मैं बहुत गलत निर्णय ले सकता था, और बहुत सारी चीजें थी भीतर, भारी एक आवेग था भीतर जो मुझे गलत निर्णय की ओर फेंक रहा था। पर मन टूटता रहा, पसीने छूटते रहे, कांपते रहे भीतर से, एकदम चूरा चूरा हो गए, लेकिन सही जगह से हिले नहीं। इसकी वर्षगांठ मनाएंगे ना हम, इस दिन को याद रखना चाहते हैं, इसकी एनिवर्सरी होगी, सेलिब्रेट हर साल होगी। यह दिन याद रखने लायक है। इस दिन मैंने अपनी हार को जीत में तब्दील किया था, इसकी वर्षगांठ मनाऊंगा, जरूर मनाऊंगा। यह हुई एनिवर्सरी। और हम सब की जिंदगियों में ऐसे दिन आते हैं ना, जब हार ही गए थे लगभग, लेकिन किसी तरीके से डटे रहे और हार टाल दी। करा होगा ना कभी? हाँ, तो वो तारीख क्यों नहीं याद आपको? वो तारीख होती है याद रखने लायक। प्रणाम आचार्य जी। जैसे अभी आपने कहा कि ये हमारी पाशविकता है, लेकिन हम इसको सामाजिक धार्मिक रंग दे देते हैं। इसी में मैंने एक जगह, मतलब मैंने कई जगह ये पाया, जैसे ये जो शादियां होती हैं, ये जब सिख धर्म के अनुसार होती हैं तो उसमें एक आनंद कारज उसको बोलते हैं। जब मैंने उसको थोड़ा गौर से सुना, वो भी मैं अब आपकी शिक्षाओं से ही थोड़ा प्रेरित होकर हर तरफ थोड़ा सा ध्यान भी जाता है, गौर से सुना, तो उसमें वो जो मुझे महसूस हुआ कि वो अहम का आत्मा से मिलन वाला वो था, और उसको वो नाम दे देते हैं लड़के और लड़की के शारीरिक मिलन का। तो मुझे वो बड़ा ऑड सा लगा कि हमने उसको भी कितने नीचे स्तर पर गिरा दिया। तो ये तो हम करते ही हैं। देखिए, हमें धर्म ही तो इंसान को जानवर से बेहतर बनाता है ना। नहीं तो हम इंसान कहाँ हैं? पैदा होने से कोई इंसान तो नहीं हो जाता। कितनी बार हम ये बात कर चुके हैं, पैदा तो जानवर ही होता है। धर्म इसलिए है ताकि हम जानवर न रहें। लेकिन ये जानवर जो है इतना ढीठ होता है कि ये धर्म द्वारा मनुष्य बनने की जगह धर्म को ही अपना चारा बना लेता है। आप कल्पना करिए, एक जानवर है, वो धर्म को चर रहा है। वैसे कहा जाता है ये धर्ममचर, उसका अर्थ होता है धर्मोचित आचरण करो। पर हमें तो कुछ पता नहीं, तो हमने धर्म को ही चर लिया। तो हम फिर अब अहम और आत्मा का भी मिलन हो तो उसको ऐसे दिखा देंगे कि वो स्त्री शरीर और पुरुष शरीर का मिलन चल रहा है। ऐसे थोड़ी होता है। अब
ऐसे तो संतों ने इतने मीठे मीठे गीत गाए हैं जिनमें सब में आपको यही लगेगा कि ये कोई कोई स्त्री किसी पुरुष के लिए गा रही है, लेकिन जानने वाले जानते हैं कि ये बहुत प्रत्यक्ष बात है कि वो गीत मन गा रहा है मुक्ति के लिए। वो कोई स्त्री नहीं गा रही है, वो पुरुष के लिए नहीं है, पुरुष माने देही पुरुष के लिए नहीं है। किसको याद है? संजय को याद होगा। अरे शाबाश, हाँ ये सुनाओ। अभी आप सुनेंगे तो आपको लगेगा और ये इतना मीठा है, इतना प्यारा है। जितना याद है 2 लाइन सुना दो बस। वैसे ही फिल्मी गीत भी हैं कुछ, वो सब सुने ही होंगे ना आपने, कि लागा चुनरी में दाग हो गया, इस तरह के। वो सब प्रतीक हैं। वहाँ पे स्त्री और पुरुष दोनों प्रतीक हैं। पुरुष माने मुक्ति, स्त्री माने मन। तो उसको हम विवाह में गाने लग जाएं, ये बात बड़ी विकृति की है, नहीं करनी चाहिए। हाँ। आई गवनवा की सारी उमरी अब ही मोरी बारी। आई गवनवा की सारी उमरी अब ही मोरी बारी। साज समाज पिया ले आए और उमरिया और सहरिया छारी। आई गवनवा की साड़ी उमरी अब ही मोरी बारी। ये इतना अच्छा है, मैं चाहूँगा, अब तुमने तो कर दिया ना, कल इसको पूरा गा के सुनाना सबको। मैं इसको सुनता हूँ जितनी बार उतनी बार हो नहीं सकता कि आंसू ना झरने लगें। अब वो क्या कहना चाह रहे हैं और हम क्या समझ लेते हैं। वो कह रहे हैं गमन की साड़ी आ गई, विदाई की साड़ी आ गई है। विदाई की साड़ी से उनका आशय है यहाँ पे गेरुआ रंग। समझ रहे हैं कि मन संसार से विदाई ले रहा है और पिया आ गए हैं मुझे ले जाने के लिए। पिया माने निर्गुण रूप में कह दो तो आत्मा, सगुण में कह दो तो गुरु। तो ये आ गए, लेकिन जिस तरह से उन्होंने, कबीर साहब का है और किसका होगा, तो जिस तरह से उन्होंने लिखा है इतना मर्मस्पर्शी है। और इतना उन्होंने समझाया भी कि देखो, तुमको मिलन किसी पुरुष से नहीं करना है, तुम्हें किसी स्त्री से नहीं करना है। तुम इसलिए नहीं पैदा हुए हो कि तुमने पति को परमेश्वर बना लिया या पत्नी को देवी बना लिया। ये नहीं है तुम्हारी जिंदगी का लक्ष्य। तो जो भक्ति मार्ग के संत हैं उनसे पूछोगे तो कहेंगे एक ही पिया होता है। एक ही पिया। कौन सा पिया है वो? ठीक है, उसके अलावा कोई नहीं पिया होता। और सूफियों ने थोड़ा सा उसको वो कर दिया, कहते हैं उसको, वो कहते हैं वो प्रेमिका है मेरी, वो प्रेमिका है। तो प्रेमिका भी एक ही होती है और प्रेमी भी एक ही होता है, और उसको सत्य कहते हैं, मुक्ति कहते हैं। आप अपने लिए अपना जो भी आपका पसंदीदा शब्द चुन लीजिए। बाकी ये जो हम जमीन पर आदमी औरत का खेल खेलते हैं, ये ठीक है, शारीरिक आवश्यकता है तो चलता रहता है, उससे ज़्यादा इसका कोई नहीं महत्व है। आपको अगर जोड़ा बनाना भी है तो याद रखिए कि वो जोड़ा बस एक दैहिक ज़रूरत है, उसमें उससे अधिक कोई महत्व नहीं है। चूंकि महत्व नहीं है तो फिर उत्सव भी क्यों होना चाहिए भाई? आपकी जो असली ज़रूरत है वो ऊपर वाले की है, वो वाली ज़रूरत है, या जो अंदर वाला है, आत्मा, वो ज़रूरत है ना आपकी। तो उत्सव होगा तो उससे मिलन का होगा। ये बाहर जो ये आदमी औरत का चलता है, ये ऐसे ही है, सतही चीज़ है। इससे मना नहीं कर रहे, इनकार नहीं कर रहे कि किसी आदमी किसी औरत को देखो नहीं, छुओ नहीं, कर लो, तुम्हें जोड़ा बनाना है बना लो, लेकिन उसका इतना बड़ा उत्सव काहे के लिए? छोटी सी चीज़ है, उसमें क्या महत्व इतना? क्या अभी गाओगे?
कल सुनाना सबको मेरे आने से पहले। बढ़िया। और जो है ना, साज समाज पिया ले आए, वो किस चीज को बोल रहे हैं जानते हो? 3 अर्थ हैं, जिसमें से एक अर्थ मृत्यु का भी है। तो साज समाज पिया ले आए माने उसमें एक अर्थ ये भी है कि अर्थी आ गई है, और एक अर्थ ये भी है कि जो 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 दीक्षा के समय पे जो चीजें होती हैं, पिया वो लेकर के आ गए हैं। तो तीनों तल के अर्थ हैं इसमें, बिल्कुल एकदम जमीनी अर्थ कि शादी हो रही है, फिर ऊपर का अर्थ कि मृत्यु हो गई है, और सबसे ऊंचा अर्थ कि मुक्ति हो गई है।